नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आप सबों का प्राइम डिबेट में। दोस्तों, पूरा देश इन दिनों सियासत और सियासी माहौल में डूबा हुआ है। सियासत के हर मंच से एक से बढ़कर एक बयान देखने को मिल रहे। दूसरे चरण के मतदान में महज चंद घंटों का समय ही शेष बचा है। दूसरे चरण में देश के 88 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव वाले 8 सीटों पर पिछले चुनाव 2019 में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। केवल 1 सीट अमरोहा पर बहुजन समाज पार्टी की जीत हासिल हुई थी। इस चरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हेमा मालिनी, अरुण गोविल समेत करीब 1 दर्जन नामचीन हस्तियों की किस्मत दांव पर है। दोस्तों, जहां तक बात की जाए 88 लोकसभा सीटों की, तो बीजेपी और उसके घटक दलों को पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें से अकेले भारतीय जनता पार्टी के कोटे में 51 सीटें आई, जबकि कांग्रेस और उसके घटक दलों को महज 21 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें सर्वाधिक 15 सीटें कांग्रेस को केरल में हासिल हुई। दोस्तों, इस बार के सियासी रण में यूपीए अब इंडिया गठबंधन के नाम से चुनावी समर में है। एनडीए ने विकसित भारत को लेकर मोदी की गारंटी को अपना मूल मंत्र माना है, जबकि इंडिया गठबंधन संविधान और देश को बचाने के नारे के साथ जनता के बीच में है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आए। विकसित भारत का सपना दिखाया। वहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कन्नौज से पर्चा दाखिल कर चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है। यानी कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश समेत देश का सियासी माहौल काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। वैसे देखा जाए तो दूसरे चरण में होने वाले सीटों में से राजस्थान की 13, पश्चिम बंगाल की 3, मध्य प्रदेश की 6 सीटों में सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में है। जबकि दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरे चरण के रण में बीजेपी के सामने अपना पुराना नतीजा हासिल करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगियों के लिए एनडीए को शिकस्त देकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की चुनौती। मामला काफ़ी दिलचस्प है। आज हम इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ एक बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं। चर्चा पर चलें उसके पहले हर दिन की तरह आपको सुना देते हैं सियासी दलों के मंच से हुंकार। साथियों, आजादी के बाद से ही ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये संविधान सभा में चर्चा करने के बाद तय हुआ है। संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा थी, यही संविधान की मूल भावना है, यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविधान आरक्षण की सहमति नहीं देता है। तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर भारत के प्रति नफरत की भावना के साथ खड़े हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वे सभी लोग भी हैं, जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है, और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। तो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट
आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। भैया भी आपने कहा जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अब मैच है, कौन पाकिस्तानी है कौन हिंदुस्तानी है? देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप नहीं, हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है, हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? चौथी बार आप जनता के बीच में आ रहे हैं लोकसभा चुनाव में। नहीं, ये जनता का आशीर्वाद मुझे मिला था, और चूंकि ये लड़ाई कन्नौज बनाम बाहरी की है और मैं कन्नौज से हूँ, अखिलेश जी बाहर के हैं। कन्नौज अपना घर मानते हैं, उनका घर है, कन्नौज मेरा घर है भैया। तो सुना आपने किस तरह से सियासी मंच से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के मंच से धर्म के नाम पर विभाजन, विरासत को लूटने का आरोप, कांग्रेस का मैनिफेस्टो लूट की योजना, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव को भी सुना आपने कि किस तरह से वो जीत का दावा कर रहे हैं। अब तो कयास ये भी लगाया जा रहा है अखिलेश यादव के बयान के बाद कि राहुल गांधी भी जल्द अमेठी से नामांकन करने आएंगे। यानी कुल मिलाकर मंगलसूत्र से लेकर के विरासत पर टैक्स लगाने की बात को लेकर के, आरक्षण दिया जाना, पिछड़ों SC ST आरक्षण में कटौती करके अकलियतों को आरक्षण दिए जाना जैसे मुद्दा अब बिल्कुल छा गया है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे चुनाव और मतदान का चरण आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी काफ़ी तेज हो जाएगा, क्योंकि मुकाबला जब दिलचस्पी की ओर जाएगा तो सारे सियासी दल बढ़ चढ़कर जनता को, जनाधार को अपने पक्ष में करने की कवायद करेंगे। जल्दी हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ने वाला है, हम उनके पास चलेंगे और अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे कि आखिर इन मुद्दों से जन सरोकार का क्या लेना है। क्या वाकई जनता ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप के जरिए मतदान करती है? क्योंकि कल सुबह 7 बजे से 88 सीटों पर दूसरे चरण की रणभेरी है। जनता मतदान करेगी और प्रत्याशियों की किस्मत EVM में बंद करने वाली है। उत्तर प्रदेश का सियासी मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पिछले चुनाव यानी 2019 की बात की जाए तो 8 सीटों में से 60 सीटें बीजेपी के कब्जे में थीं, जबकि 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के हवाले थी। सियासी समीकरण बदल चुका है। 2019 में मायावती, अखिलेश और जयंत चौधरी साथ थे। इस बार ये सियासी समीकरण पलट गया है। जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ NDA घटक दल का सदस्य बन चुके हैं। कांग्रेस को एक बार फिर यानी राहुल गांधी को अखिलेश यादव का साथ मिल चुका है। आज अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा दाखिल करने के बाद यूपी के सियासी समर में ताल ठोक दिया है और माना यह जा रहा है कि अगर अमेठी से राहुल गांधी भी नामांकन कर लेते हैं तो मुकाबला निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा। बीजेपी का 400 पार का नारा उसी जोशो खरोश के साथ सियासी मंचों पर अभी भी लगाया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी का ये दावा है कि जो पहले चरण का मतदान का रुझान था उससे कहीं ना कहीं NDA 150 सीटों पर सिमट जाएगी। तो चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत कर लेते हैं। आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मनीष सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, इनका भी मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सैयद मोहम्मद तकी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी भी हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, अभी मौका ऐसा है कि सियासी दलों पर हम जाएं, इसके पहले आपका ही विश्लेषण ले लें सबसे पहले, क्योंकि सियासत पर आपकी पैनी निगाह होती है। चलिए ठीक है, आज मोदी जी आए, विकसित भारत का सपना दिखाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी को उस बात का जवाब दे दिया कि सोनिया गांधी ने अपना मंगलसूत्र देश को कुर्बान कर दिया, तो आखिर जो पूजा पाल हैं, अलका राय हैं, इनके मंगलसूत्र का क्या होगा? यानी मंगलसूत्र पीछा नहीं छोड़ रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जाएगा कि अब विकसित भारत की एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।
देखिए संजय जी, पहले तो हम चर्चा मंगलसूत्र पे ही कर लेते हैं। मंगलसूत्र एकदम राजनीतिक गलियारे का एक प्रतीक चिन्ह बन गया है, जैसे हनुमान चालीसा। अरे मंगलसूत्र हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा, महिलाओं के लिए प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। उसको तो चुनाव में नहीं लाना चाहिए, लेकिन जो मोदी जी ने कहा है उस बात से मैं सहमत हूं कि चाहे सोनिया जी हो, चाहे पूजा जी हो, जो बहनें अपना सुहाग, अपना पति, चाहे वो हिंदू क्यों, चाहे मुसलमान क्यों, खोती या सिख क्यों, किसी भी धर्म के हों, होती हैं, उनको किस पीड़ा से, समाज की पीड़ा से, आर्थिक पीड़ा से, मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, ये उनकी अंतर आत्मा ही जानती है। और जहां देखिए मंगलसूत्र की चर्चा, हनुमान चालीसा चर्चा, मैं तो इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। ऐसी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि भारत को हम विकासशील श्रेणी में ले जाना चाह रहे हैं, किस अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना चाह रहे हैं, देश में बेरोजगारी कैसे खत्म हो, इस पर कोई चर्चा नहीं करने वाला है। आप देखिए संसद से लेकर के विधानसभा तक इन चीजों की चर्चा कितने सत्र में, कितने दिन होती है। संजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बेहतरीन देखा होगा। चुनाव आता है तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई सब याद आता है। 5 साल तक कितने जन आंदोलन छेड़े गए विपक्षियों द्वारा, जो आज दल एक साथ बैठे हुए हैं। उन दलों से पूछिए कि जनता की समस्याओं को लेकर के आप कितने जन आंदोलन छेड़े। अगर आप जन आंदोलन छेड़े होते तो जो समय क्रीम था आपका चुनाव लड़ने का, वो समय आप इन आपसी विवादों में न छेड़ते, क्योंकि वो समय तो आपने बर्बाद कर दिया। जो जनता के बीच जाने का समय था, कहीं सीट स्थिति को लेकर के, कहीं आपसी मित्रता भेदभाव को लेकर के। अब चुनाव पे हम लोग आते हैं। देखिए पिछले चरण के चुनाव में वोटिंग कम हुई, कम वोटिंग होने के कारण एक ये भी है कि मतदाता, चूंकि इस समय माहौल, सूर्य भी अपनी तपन पर है, नेता भी अपनी तपन पे हैं, दोनों तपन पे हैं, इसलिए मतदाता जो है वोट डालने कम निकला। और आप गौर कीजिए, जब कभी चुनाव मई जून में होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता वोट देने कम निकलता। इससे भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होता। शायद मुझे लग रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि एक कार्यकर्ता का तो 10 वोटरों को जरूर लेके जाएगा बूथ तक जी, कि सही ढंग से वोट पड़े तो मतदान भी निष्पक्ष हो। और मैं आपके राष्ट्रीय चैनल से देशवासियों से कहना चाह रहा हूं कि आप सूरज की तपन को छोड़ करके आप देश के भविष्य के लिए वोट देने जरूर जाइए। ये आपका अपना मत है। जो पार्टी आपको पसंद हो उसको वोट कीजिए, ना पसंद हो तो वोट कीजिए, लेकिन एक बार राष्ट्र के साथ कंधे में कंधा मिला करके आप खड़े हुए। आपका एक वोट से देश का भविष्य बदल सकता है। इसलिए आप वोट देने जरूर जाएं और ये समझें कि जनता के हितों के लिए कौन पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, देश के लिए कौन अच्छा पार्टी कार्य कर रही है, और कौन कोरोना जैसी महामारियों में आपके कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रही है। ये इसकी पहचान जरूर करें, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, बहुत लोग ट्विटर बात करते रहे, फेसबुक बात करते रहे, जिस दल ने आपके कंधे में कंधा मिला करके साथ दिया हो उस दल को आप जरूर साथ दें। जी बिल्कुल सही। आशीष जी, भाई मंच से जो मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व में इन मुद्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। आरोप ये भी लगाते हैं, प्रदीप जी आपके बगल में बैठे हुए हैं, मनीष जी बैठे हुए हैं, कि पहले चरण में चूँकि मत प्रतिशत कम रहा, मतदान प्रतिशत कम रहा, इसलिए आप लोग जो है वोटों के ध्रुवीकरण पर आ गए। आपने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिया कि धर्म के नाम पर विभाजन करने की ये कोशिश कर रहे हैं, विरासत को लूटने की साजिश रच रहे हैं, और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो लूट की योजना है। देखिए, मैं बताऊं आपको संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी कोई वोटों के ध्रुवीकरण या पहले चरण में कम कुछ मामला हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है वोटिंग हमारे प्रति, ये सब बातें जो हैं बिना
मतदान पेटी खोले सिर्फ एक कोरी कल्पना ही कही जाएगी। हाँ, ये तो कयास लगाया जाता है, ये जाहिर सी कयास बात होते है। हैं हाँ। और कयास के ऊपर जो बयान होते हैं वो उनका कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, हम लोग थोड़ा ट्रेंड को भी देखते हैं आशीष। जी, ट्रेंड यही रहा है कि भाई जब कम मतदान होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी परेशानी होती है। जी ठीक है। बाकी ऐसा तो मत पेटी 4 जून ऐसा को खुलेगा तभी पता चलेगा। जी जी जी, ऐसा एक विचार बना लेना कि ऐसा होता तो ऐसा ही होगा, ये भी मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। बिल्कुल। हो सकता है कम मतदान हुआ हो तो उसमें जो विपक्ष है उसको भी नुकसान हुआ हो, तो ये तो खैर जब मतपेटियां खुलेंगी, जब ईवीएम से रिजल्ट सामने आएगा तब ये जानकारी होगी, तो ये मुद्दा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, देखिए ध्रुवीकरण का काम कौन कर रहा है? ध्रुवीकरण का काम कर रही है कांग्रेस। आपने अभी कर्नाटक की घटना देखी, किस तरीके से अल्पसंख्यकों के जो आरक्षण है उसमें से मुस्लिमों को अलग से, ये रिपोर्ट भी इन्होंने जो रंगनाथन जी की वो रिपोर्ट है वो आपने देखी होगी, आजकल ये ट्रेंडिंग भी है बहुत, ये समझ में गया। तो किस तरीके से ये अल्पसंख्यकों के साथ उनका हक मारने का काम करते हैं जहां पर ये सरकार में होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर राहुल गांधी जी जब अपनी रैलियां निकालते हैं तो सबसे बताते हैं कि ओबीसी क्या है, दलित क्या है, और यही काम समाजवादी पार्टी का भी है, पीडीए पीडीए चिल्लाते हैं। लेकिन असलियत में जहां पर इनको करना चाहिए वहां पर ये सिर्फ एक वर्ग विशेष का ही ध्यान दे रहे हैं, और इस बात को अगर बताने का काम कर दिया गया तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे वोटों का ध्रुवीकरण वो है जो ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो काम करा है इन लोगों ने। तो इसमें अगर हमने उस सच्चाई को बताने का काम करा जनता को, तो अगर कोई गलत तथ्य हो तो उसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं ये तो गलत बताया, ऐसा तो नहीं हुआ है। ठीक है आशीष, आपसे सवाल तो मैं बाद में करूंगा कि पहले चरण में भाई ये मुद्दे क्यों अलग हो गए, और वक्त के हिसाब से इस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जब आप दूसरे चरण में घुसते हैं तो इस तरह का बयान देते हैं। मनीष जी, चूँकि भाई अब तो अखिलेश जी भी सियासी समर में कूद गए हैं, कन्नौज से उन्होंने ताल ठोक दिया है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों में जोश और उत्साह का माहौल होगा। लेकिन जिस तरह का बयान आप लोगों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी पर लग रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये मुद्दे दूसरे चरण में क्यों आया? पहले चरण में ही संभवतः घोषणा पत्र का भी ये सब हिस्सा होना चाहिए था। विरासत, टैक्स, सैम पद्रोदा विदेश में है, वो बयान दे रहे हैं, यहाँ के उसको भुनाने की कोशिश हो रही है। मंगलसूत्र पर क्या कुछ रहा वो किसी से छुपा नहीं है। प्रदीप जी से मैं पूछूंगा कि इनके घोषणा पत्र को जिन्ना का पत्र तक बताया गया। तो ये आखिर क्या मुसलमान इस देश के बाशिंदे नहीं हैं? उनको अलग हम मान करके चलते हैं क्या? जी संजय जी, बहुत अच्छा और माकूल सवाल आपने किया है। सबसे पहले कन्नौज की महान जनता को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमेशा सदैव से हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अपना नेता नहीं बेटा मान करके उनका साथ दिया है, और जीत की हम उनको अग्रिम शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। जी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता साथी और वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुनील जी बोल रहे थे, तो आपने देखा होगा कि जो दम्भ और जो एक अहंकार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अंदर है, वही इन दोनों महान विभूतियों के अंदर भी आपके स्टूडियो में दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जिस तरह से त्राहिमाम की है, जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोगों ने बनाया है, ये पहला 2024 का लोकसभा ऐसा चुनाव है जो 1952 से लेकर के 24 आते आते पहला, जब हम आज़ाद हुए थे, गुलामी की जंजीरों से और बेड़ियों से हम निकले थे, उस समय भारत की आबादी 36 करोड़ थी। उस समय जब पहला हम लोगों ने आज़ादी का प्रकाश देखा था और लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत 1992 में जब 52 में हुई, तब भी इतना नीरस चुनाव नहीं हुआ था जितना नीरस उस समय चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव आयोग की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष संस्था एक माना जाता था, लेकिन आज के समय में संजय जी, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था नहीं रह गई है। चुनाव आयोग को कौन डायरेक्शन दे रहा है, कौन निर्देश दे रहा है कि इस चरण में किन किन लोकसभा क्षेत्रों को चुनाव कराना है, किन किन लोकसभा क्षेत्रों में हमें चुनाव के लिए जाना है, पहले चरण में कौन लोकसभा क्षेत्र रहेंगे, दूसरे चरण में कौन रहेंगे, तीसरे चरण, ये जब एक अलग तरह के लोग तय करेंगे, चुनाव आयोग को निर्देश देंगे, तो उसकी विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हुआ है। इसलिए कम वोटिंग प्रतिशत हो रही है। हम वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम ब्रांड एम्बेसडर, बड़ा चेहरों को और हिंदुस्तान के नामों को लाते हैं और चुनाव आयोग का प्रचार करते हैं। किस बात के लिए? इतना भारत सरकार का जो भारत की आबादी है उसकी गाढ़ी कमाई दे करके आप अपने चुनाव आयोग के लोग प्रचार कराते हैं, लेकिन उनके प्रचार का असर क्या पड़ता है? हर समय
चुनाव में उत्साह नहीं है, किसी भी चरण में चले जाइए। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार बनाने की बात कर रहे थे, मंगलसूत्र जैसा आपने जिक्र किया, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जिक्र कर रहे हैं। 1962 में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार चलाने की बात करें, जिन्होंने 4000 किलोमीटर से ऊपर की जमीनें दे दिया इन्होंने अभी चीन को। 1962 में हालात क्या था? हमारा देश चीन से लड़ रहा था और नेहरू जी प्रधानमंत्री अवश्य थे, लेकिन उस चीन के सामने पूरी भारत की जनता खड़ी थी। और माताओं को, बहनों को जब ये महसूस हुआ कि हमारे देश के पास पैसा नहीं है, हमारे पास संपत्ति नहीं है कि हम हथियार खरीद पाए, तो हमारी माताओं और बहनों ने सबसे जो उसका महत्वपूर्ण आभूषण होता है, जिस आभूषण की रक्षा के लिए माताएं और बहनों ने अपनी बलि दिया है, उस आभूषण तक को हमारी माताओं और बहनों ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए दे दिया। और ठीक उसके 3 बरस बाद हमारे पाकिस्तान से चुनाव हुए 65 में, तो माताओं और बहनों ने कोई पार्टी का प्रचार करने के लिए और झंडा और बैनर के लिए नहीं पैसा दिया था, इस हिंदुस्तान की सरजमी की रक्षा के लिए पैसा दिया था। और मंगलसूत्र की तो वो लोग बात कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने मंगलसूत्र पहना करके मंगलसूत्र की रक्षा नहीं किया, और एक ने तो मंगलसूत्र किसी को पहनाया नहीं। तो जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, लखनऊ में बैठे हुए लोग हैं, वो भी मंगलसूत्र की बात करेंगे, जिन्होंने मंगलसूत्र के महत्व को कभी जाना नहीं, जिन्होंने उसकी इमोशंस को कभी नहीं जाना कि मंगलसूत्र पहनाने में एक पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो किस तरह का दाम्पत्य जीवन होता है। ठीक है, वो तो अपनी बातें व्यक्तिगत चीजों पे नहीं जाएंगे हम। व्यक्तिगत देखिए, राजनीति में संजय जी आप बहुत वरिष्ठ है, वैचारिक राजनीति में नहीं, राजनीति में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है। हमें पाकिस्तानी कहा जाएगा, हम पाकिस्तान परस्त हैं, नहीं, ये क्यों व्यक्तिगत बातें कही जाती हैं? ठीक है, हमारे नेता के ऊपर जिस तरह का ये सुब्रत पाठक जो कन्नौज का सांसद है, बदतमीज और बेहाया आदमी है, उसने जिस तरह की बात कही है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे शब्दों का, संजय जी सुन लीजिए, ये संजय अरे नहीं, आपको जो करना करिए, हमारे नेता को पाकिस्तानी कहा जाएगा, पाकिस्तान परस्त कहा जाएगा, ये कहां से सोचनी बात है? मनीष जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे चर्चा में शब्दों का चयन अच्छे से, अपनी बात बिल्कुल रखिए। हमें भी दुख होता है, हमको पाकिस्तान परस्त कहा जाएगा तो हमें दुख नहीं होगा। ठीक है, ठीक है जी, जिन्होंने अभी हमने एक बेहया शब्द कह दिया, वो बहुत ही सैद्धांतिक शब्द, ऐसा नहीं है कि खराब शब्द है, संसदीय शब्द है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सुब्रत पाठक का ऑडियो और वीडियो तक जिस तरह से उन्होंने दरोगा को गाली दिया, आपने नहीं देखा ऑडियो और वीडियो? अखिलेश जी ने बोल दिया ना भाई कि छक्का हम मार देंगे। ठीक है, मैं बता दूं कि भाई चुनाव आयोग कम से कम इतना तो किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेट स्पीच पे नोटिस दिया, राहुल गांधी को भी नोटिस दिया। उसके बाद क्या सुधार है? चलिए, आज भी उन्होंने आगरा में बोला, ठीक है, वो सुधार क्या है? वो देखा जाएगा, लेकिन एक नोटिस तो कम से कम देने की साहस की चुनाव आयोग ने। प्रदीप जी, भाई आपके ऊपर तो सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है। अखिलेश यादव जी तो चुनाव मैदान में आ गए हैं, राहुल गांधी भी आने वाले हैं, लेकिन आपकी तो घोषणा पत्र पर न जाने क्या क्या टिप्पणियां हो गई भाई। जिन्ना का पत्र तक बता दिया गया, जैसा कि मैंने बोला कि विरासत पर आप लूटना चाहते हो, अक़लियतों को वो बांटना चाहते हो। आपके श्याम पत्रोदार जी ने हालांकि जो बयान दिया वो वाकई विवादास्पद था और उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं भी हुई। आपने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को मंच से कि उस पर वो टिप्पणी करें। इसके अलावा जो आपको बोला गया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो लूट की योजना, यानी वोटों के ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द मामला चल रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन्ना के बाद की चर्चा बार बार इसलिए लाती है कि जिन्ना इनका पहला प्यार है। गुलाम भारत में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने 3 प्रदेशों में सरकारें चलाई हैं, तो जिन्ना को ये भूल नहीं पाते, इसीलिए बार बार तमाम मुद्दों पर जिन्ना की बात करते हैं। और अगर इस देश में चुनाव हो रहा हो और भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान और मुसलमान की चर्चा न करें तो एक लफ्ज बोलना किसी मंच से इनके लिए दुश्वार हो जाएगा। निश्चित तौर पर जब ये बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और ये कहते हैं कि उसका दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण काट कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो इतना बड़ा झूठ देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए अगर दे रहे हैं। अरे भाई, कर्नाटक में आपने किया ना एक्सपेरिमेंट, अदालत ने रोक दी, बात अलग है। हाँ। हाई कोर्ट ने रोका, सुप्रीम कोर्ट ने बात आ जाना दीजिए, जी, पूरी बात आ जाने दीजिए। निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं, पहली बात देश के प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई प्रदेश कोई रिजर्वेशन नहीं ला सकता। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होनी आवश्यक है और एक व्यापक सर्वेक्षण के बाद ये आ सकता। नंबर संविधान में संशोधन
लेकिन दोनों जगह समर्थन के बाद और व्यापक सर्वेक्षण के बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर ला सकते हैं। प्रदेश स्तर की सरकारें इस पर कोई भी बदलाव नहीं कर सकती, ये बात तय है। और आप जब देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो आप हरदन अली डोडे गौड़ा देव गौड़ा का बयान प्रधानमंत्री जी आपको याद है क्या? मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करने वाली और उस पर कानून लाने की बात करने वाले देवगौड़ा जी आपके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, सरकार में आने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। एक बयान उनके लिए भी दे दिया करिए कि गौड़ा जी के बारे में आपकी क्या राय है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब मंगलसूत्र पर चर्चा चलती है, वो लोग मंगलसूत्र पर चर्चा करते हैं, आप मंगलसूत्र को आपने सामान्य सा जेवर मान लिया क्या? भारतीय संस्कृति के अंदर मंगलसूत्र किसी ब्याहता के लिए उसके मान सम्मान और गौरव का विषय है। और जब आप कांग्रेस की बात करते हैं ना, कांग्रेस के हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, इन लोगों ने अपना मंगलसूत्र इस देश के लिए न्यौछावर किया और देश के सेना के नौजवानों की पत्नियों ने जो न्यौछावर किया। और जब कोरोना काल पर ये सड़क पे चलते हुए नौजवान और यहाँ गरीब परिवार उनके कितने लोग शहीद हुए, इन पर आप बात करेंगे क्या? इनके मंगलसूत्र पर आप चर्चा करेंगे क्या? और जब आप इस पे बात करते हैं और आपने पूरा चुनाव बीत रहा है, फर्स्ट फेज के चुनाव में जब आपको ये लगने लगा कि आपके 10 साल के रिपोर्ट कार्ड न देने की वजह से देश ने तय कर दिया है कि 20 करोड़ रोजगार पर हम बात करेंगे, महिला सुरक्षा पर हम बात करेंगे, किसानों के समर्थन मूल्य पर हम बात करेंगे, और आपको लगने लगा स्थिति बदल रही है, तो आपने देश के चुनाव के मुद्दे को बदलने की कोशिश की है। लेकिन देश ने तय किया है कि हम आपको 20 करोड़ रोजगार के मुद्दे पर खड़ा करेंगे, हम आपको किसानों के समर्थन मूल्य पर खड़ा करेंगे, हम आपको महिला सुरक्षा पर खड़ा करेंगे, और जवाब आपको इसी पे देना होगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो परिवर्तन होगा। ठीक है, तकी साहब को भी चर्चा में शामिल कर लें। तकी साहब, भाई भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुद्दों को कहीं और दिशा में ले जा रही है, आरोप प्रत्यारोप हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से भी कम नहीं हो रहा है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या पहले चरण में जो रुझान आया उसकी वजह से ये मुद्दे में भटकाव शुरू हो गया कि धार्मिक उन्माद से लेकर धार्मिक भावनाओं तक का जिक्र अब मंच से हो रहा है? देखिए, बशीर बद्र साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है, कई सितारों को मैं जानता हूं बचपन से, कई सितारों को मैं जानता हूं बचपन से, कहीं भी जाऊं मेरे साथ साथ चलते हैं। आप भारत के इसी शहर में रहिए, जनजीवन से जुड़े मुद्दे रोज वही रहते हैं। आज भी लोग रोजगार की वजह से परेशान है, बेरोजगारी बहुत चरम पे है, सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार आए दिन खबरों में आ रहा है, किसी न किसी ने कहीं ना कहीं आत्महत्या कर ली। कोई ऐसा दिन ज्यादा इसमें खबर पेपर में 4-5 आत्महत्या की खबर न निकली लखनऊ शहर के अंदर। बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े लेवल पे लोग अपनी जिंदगी से तंग आके, बेरोजगारी तंग आके, गरीबी से तंग आके, अपने स्वास्थ्य तंग आके आत्महत्या कर रहे हैं। आज केजीएमयू में गांधी वार्ड में एक महिला ने पंखे से लटक के हत्या कर ली, वो संवेदना पे लगी हुई थी। इस तरह खबरें आम हो रही, रोज हो रही, लेकिन सरकार बेशर्मी की चादर ओढ़े बैठी है, उसके बाद सब चीजों का असर नहीं होता। 2 करोड़ रोजगार पर साल देने के बाद मोदी सरकार ने की थी, 10 साल सरकार चली, 20 करोड़ रोजगार होते हैं। अगर एक परिवार में एक व्यक्ति रोजगार पाता है, सरकारी नौकरी पाता है, तो वो 5 लोगों का परिवार चलाता है। 100 करोड़ लोगों के पेट से जुड़ी बात है। बीजेपी ने 100 करोड़ लोगों के पेट पे लात मारी है और 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं उसका, उनके आत्म सम्मान को त्राहिमाम कर दिया लोगों ने। बीजेपी ने तो लोगों के, आम जनता के सपने छीन लिए, सरकारी नौकरी का सपना छीन लिया है, सत्ता बदलने का भी वो सपना छीनना चाहते हैं, और वो हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं, और लोगों के धन को लूट के अपने दोस्तों को अमीर करना चाहते हैं। तकी साहब, एक सपना आपका भी छिन गया है लग रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब यूपी में सक्रिय होने वाले, अगर केजरीवाल जी भी बाहर होते तो संभवतः नज़ारा कुछ और होता, तो उनकी कमी तो महसूस होती होगी। देखिए, पहले दिन से तय था, तो जहां मजबूत है वहां मजबूती चुनाव लड़ेगा। आम आदमी पार्टी जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट का उसके कार्यकर्ता उसके साथ चुनाव प्रचार करेंगे, उसके लिए वोट मांगेंगे। हम लोग, मैंने बहुत पहले आप ही की चैनल पे कहा था जनवरी में कि आम आदमी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रभारी का रोल बनाएंगे, तय करेंगे इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। तो हमारा रोल क्या उत्तर प्रदेश हम जानते हैं, हम वो काम करेंगे और इंडिया गठबंधन के लोगों को सहायता करेंगे। मेरा सवाल ये नहीं है, आज अखिलेश यादव पर्चा दाखिल करने गए
तो वहाँ नारा लग रहा था अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल साहब की कमी खल रही है कि नहीं? देखिए, केजरीवाल साहब एक कट्टर देशभक्त व्यक्ति है, कट्टर ईमानदार व्यक्ति है, और उनको इसलिए जेल में रखा गया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में खुले तौर पे बीजेपी को डायरेक्ट चैनल किया है, और जो चौथी पास राजा की उन्होंने कहानी सुनाई थी, और जिस तरह से हमारे नेता हमारे संजय सिंह साहब ने प्रधानमंत्री के सामने मुद्दा भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जो तालमेल बैठा हुआ है अदानी में और बीजेपी में, उसको उजागर किया था, और जिस तरह से अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने रखा है और एसबीआई खुलासे के बाद बेनकाब हो गए हैं, उससे बहुत परेशान है वो लोग, और उनके पास सवालों के जवाब नहीं, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री 10 साल के बाद भी 56 इंच का सीना होने के बाद भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आम कैसे काट के खाया जाता है, इस पर चर्चा होती है, आप इतने एक्टिव कैसे रहते हैं, इससे चर्चा होती है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रुपया 84 पहुंच गया है, 84 के आसपास, उस पर बात नहीं हो रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, उससे बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे बात नहीं हो रही है। आज दिन लोग आत्महत्या कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हो गए, उस पर बात नहीं हो रही है। लगातार बैंकों में लोन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ कर दिया जाता है। अभी एक व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति अगर 2.5 लाख रुपए का भी लोन लेता है, 2 लाख रुपए लोन लेता है अपने घर का सामान खरीदने के लिए, अगर वो एक EMI नहीं दे पाता तो बैंक उसको परेशान करने लगते हैं, और कई लोग परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं इसी परेशानी से, बैंक की वजह से। ठीक है, तो यहाँ लाखों करोड़ रुपया माफ सैयद साहब, अब आपके आरोपों का जवाब जरा आशीष से ले लें। आशीष जी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की, सबका यही आरोप है साहब, जन सरोकार से मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है आपके मन से। ठीक है, देखिए संजय भाई, मैं अपनी बात शुरू करने पहले एक बात कहूँगा कि चूंकि 1 वर्सेस 3 हैं, तो ये लोग जैसे 5-5 मिनट लेते हैं तो 15 मिनट हो जाता है, कम से कम उसका आधा 7.5 मिनट तो मुझे आप देंगे जवाब देने के लिए। आप सबके मुख्य आरोपों का जवाब दें। जी जी, है ना? तो इसलिए मैं ये डिबेट मैं शुरू करता हूँ हमारे प्रवक्ता सपा, जिन्होंने कन्नौज की जनता को धन्यवाद दिया। बेशक उनको धन्यवाद देना चाहिए, चूंकि कन्नौज की जनता धन्यवाद के लायक है। मुझे समझ में नहीं आता, आप एक चीज बताइए, कन्नौज सीट पर कितनी बार प्रत्याशी चेंज करे गए? ठीक है, कभी वो उनके भतीजे आ गए, कभी कोई दूसरा आ गया, कभी कोई दूसरा बात, और फाइनली जो है वो अखिलेश जी वहां पर आ गए। मुझे समझ में नहीं आता ये बात कि क्या परिवार के बाहर का कोई यादव इनको नेता नहीं लगता है, या परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति ऐसा इनको नहीं मिला जो कन्नौज की सीट पे लड़ ले। देखिए, अखिलेश जी को वहां पर लड़ना मंजूर है कि वो लड़ जाएं, लेकिन उनको कोई अपनी पार्टी में ना कोई दलित ऐसा मिला, ना कोई P का मिला, ना D का मिला, ना A का मिला। इनको मिले तो या तो फिर इनके परिवार के भतीजे मिल जाएंगे, या तो हमारी भाभी जी हो जाएंगी, वो अब चूंकि मैनपुरी से हैं तो अब इनको आना पड़ गया। तो आप समझने की बात ये देखिए कि यहां तो परिवारवाद पार्टी में चल रहा है, लेकिन सीट पर भी परिवारवाद है कि अगर कन्नौज की सीट से कोई लड़ेगा तो निश्चित तौर पर वो इस फैमिली का ही होना चाहिए, अदरवाइज उसको ये सीट नहीं दी जाएगी। ये लोग हमको बताएंगे तो ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज मैं बताऊं, चुनाव आयोग पर बताइए कितने आरोप लगा दिए। अभी तक तो ये मैं सुनता था कि ईडी पर लगा दिया, सीबीआई पर लगा दिया, इनकम टैक्स पर लगा दिया, इन्होंने चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा। अरे हमारे ऊपर और सुनील त्रिपाठी के ऊपर लगा दिया, वो आपका धर्म है, आप लगाएंगे, चाहे आप अंदर से जितना हमको सपोर्ट करते हो, लेकिन ऊपरी मन से तो लगाएंगे क्योंकि आप प्रवक्ता हैं किसी पार्टी के। लेकिन कम से कम ये संवैधानिक संस्था है, आपको ईडी पर विश्वास नहीं, आपको ईवीएम पे विश्वास नहीं, आपको भारत की जनता पे विश्वास नहीं, आपको संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं, आप इतने अविश्वासी होकर कैसे रह लेते हो? मुझे तो ये लग रहा है, अरे किसी पर तो विश्वास कर जाओ। आपको न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं, कोई निर्णय आपके पक्ष में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो बोले कि इसमें तो जज साहब भी मिले हुए थे, ये निर्णय ऐसे कैसे आ गया? अब चुनाव आयोग बता दिया कि चुनाव आयोग भी इसमें किसी का दिशा निर्देश ले रहा है। तो ये जो अविश्वास है, ये जो इनके अंदर की घबराहट है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि ये बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। भारत की जनता ने इनको धुतकारने का काम कर दिया। इसके बाद ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। संजय भाई, आप बड़े पत्रकार हैं, आपको पता है कि मोदी जी ने किस सेंस में ये बात कही थी मंगलसूत्र वाली, जबकि कांग्रेस ने ये बोला कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जितनी भी वेल्थ है उस सबका हम सर्वे कराएंगे, और ये अभी विरासत वाला भी एक सैम प्रतोदा वाला भी आ गया।
तो ये किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया, ये लोग समझने की बात नहीं, ये सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। और मंगलसूत्र की बात बता रहे थे, चीन के युद्ध की बात कर रहे थे, मुझे तो बड़ा वो लग रहा था कि इन्होंने चीन की युद्ध की बात कैसे कह दी कि जहां पर हमारे लाखों हजारों सैनिक मारे गए और उसके बाद में आप सरेंडर करने का काम करते हो। अरे आपको सरेंडर ही करना था तो इतने लोगों की जान क्या फालतू थी? आप बताओगे मंगलसूत्र के बारे में, उन सैनिकों की विधवाओं के बारे में, आप आज मंगलसूत्र की बात करते हो? शर्म आती है, आपको नहीं करना चाहिए। जब इतना ही आपको जब सरेंडर ही कर देना था, आप समय पर गोला बारूद नहीं मुहैया करा पाए, आपने मना कर दिया कि गोला बारूद नहीं, तो आप उनको मरवाने के लिए आप खाली भेज रहे थे। आज आप मंगलसूत्र की बात करते हो, कोरोना की आप बात कर रहे हो। कोरोना में आपके कितने नेता निकले हैं, आप ये बता दीजिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने निकल कर बाहर और जितने भी लोगों की मदद करने का काम करा था, आपके हाथ से तो कोई निकला भी नहीं था, सब अंदर घुसे बैठे थे। और ये बात तो जग जाहिर है, सबको बंद तो भाजपा ने किया था। अरे भाई तकी सबको जेल में तो तकी साहब आ रहा हूँ, आप पर भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। सबको कोरोना बंद करने वाली तो बीजेपी थी भाई। आज श्रद्धा सबूरी, आज साईं बाबा का दिन है, सब्र रखिए, थोड़ा सा रख लीजिए। हालांकि आप मानते हैं लेकिन सुन लो। तो 62 की इनको लड़ाई की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जब ये बात करेंगे तो वो काला अध्याय था जहां पर हमको सरेंडर करना पड़ा था, जहां पर हमारे सैनिक बिना बात के मारे गए, कोई मतलब नहीं था। और हमने वहां पर हजारों किलोमीटर की जो जमीन थी वो चाइना को ऐसे ही दे दी थी। हमने तो कोई बात ही नहीं, हमने तो वहां एक पैक्ट कर लिया, नहीं भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आप वहां की बात बता रहे हैं, आपको थोड़ा इतिहास के बारे में पता चलना चाहिए। ठीक, अब मैं आता हूं सैयद मोहम्मद तकी के। ये बता रहे हैं कि सरकार ने बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है। बिल्कुल ओढ़ रखी है। बेशर्मी की चादर के साथ ही जो मुख्यमंत्री बंद है, जिसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, वो सीएम पद नहीं छोड़ रहा। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है? ठीक है, जेल। आप एक चीज बताइए, बेशर्मी की तो बिल्कुल बात है। जब बच्चों की झूठी कसम खा के कोई आदमी गलत काम करे तो वो बेशर्मी की चादर ही होती है। जब आपने कहा कि राजनीति में नहीं आएंगे, अरे सुनिए भाई, आपने बेशर्मी की चादर उड़ाई कि हमने ओढ़ी थी ना, हमारी भी बात सुन लीजिए। थोड़ा डेकोरम मेंटेन कीजिए। ताकि साहब नोट कर लीजिए, अभी आ जाएंगे, नहीं तो समझ आया थोड़ा देखो, जब आप उड़ा रहे थे ना तो मैंने बड़े आराम से ओढ़ी थी। आशीष थोड़ा संक्षेप में करो, मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं वही कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस को तो छोड़ के चल रहा हूँ, मैं खाली इनको ले रहा हूँ। बेशर्मी की चादर वाकई में ओढ़ी है जब बच्चों की झूठी कसम खाई थी। बेशर्मी की चादर वाकई में ओढ़ी है जब कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। बच्चों जब बेशर्मी की चादर तभी ओढ़ी थी जब कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। अन्ना आंदोलन में आपने बोला था। आपने बेशर्मी की चादर तब ओढ़ी जब आपने कहा था कि मैं आम आदमी हूं, और उस आम आदमी ने अपने घर के 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए, शीश महल बनवाया। तो वाकई में ये ओढ़ने की बात थी, बेशर्मी की चादर। और आप जब अन्ना के आंदोलन में थे तो आपने कहा था कि हम शराब का विरोध करेंगे। आज बेशर्मी की चादर ओढ़ के आप शराब की नीतियां बनाते हो, एक बोतल पे एक बोतल फ्री देने का काम करते हो। बच्चों के स्कूल के बगल में शराब के ठेके, जितने ठेके खुले थे उनसे कहीं ज्यादा ठेके खुलाने का काम करते हो। बेशर्मी की चादर वाकई में आपने ओढ़ रखी है, और ये बेशर्मी की चादर इस बार नहीं ओढ़ने देगी जनता, इस बार आपको बाहर करेगी। ठीक है, मनीष जी जवाब दीजिए भाई। परिवारवाद का आपके ऊपर आरोप लगा है। संजय जी, बहुत अच्छी बात है। अभी एक शब्द मैं प्रयोग करूंगा तो आपको भी आपत्ति होगी कि आप संसदीय भाषाओं को भूल रहे हैं। बेशर्मों को अगर शर्म आने लगे तो ये समय, समाज और शब्द तीनों छोड़ देता है। मैं देवरिया का रहने वाला हूं। देवरिया के एक उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका नाम है शशांक मणि जी। उनके पिता लेफ्टिनेंट श्री प्रकाश मणि, जो देवरिया के 2 बार के सांसद रहे हैं। यह परिवारवाद नहीं है। दूसरे हमारे महान समाजवादी नेता रहे हैं श्री हरकेवल प्रसाद जी, जिनके भारतीय जनता पार्टी ने 3री बार टिकट दिया है। 2 बार वो लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं सलेमपुर से। वो देवरिया का ही क्षेत्र है, वो भी परिवारवाद नहीं है। तीसरे आपके बांसगांव जो कमलेश पासवान है, सुरक्षित सीट है, उनके पिताजी रहे हैं एमएलए, वो सांसद, उनके सांसद बेटा है, वो परिवारवाद नहीं है। उनका भाई एमएलए है, ये परिवारवाद नहीं है। संजय जी, कहने का मतलब सिर्फ इतना है
अरे आशीष जी थोड़ा धैर्य रखिए, आएगा नंबर आएगा। मैं बोल नहीं नहीं आपको रहा हूं। नहीं आएगा। मैं बोला अरे नहीं, अरे तकी जी को आप समझा रहे थे, डेकोरम मेंटेन करा रहे थे। मैंने बोला कहाँ है? रुक जाइए। अरे आप इतने समझदार हो मनीष जी, आप बोलिए। मैंने वो इशारा कर रहे हैं, एंकर को मेरी ओर इशारा इशारा करा, कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं। ठीक है, ठीक इतने है। उत्तेजित नहीं, क्यों है उत्तेजित भैया? नहीं है। दूसरी नहीं, बात- आपकी बोलिए, उत्तेजना साफ मनीष दिख जी, रही है। हमारी मनीष जी, उत्तेजना- बोलिए। उत्तेजित ठीक मत है, होइए, ठीक। मैंने बोला नहीं, आप कह रहे हैं कि ठीक आप है बोल रहे आशीष, हैं। समझ आया। और हाँ मैंने इशारा करा, इसको हाँ समझ ठीक है, में। वो मेरे लिए हिंट था इशारा कि बहुत मैं- अच्छा है आपका इशारा, ठीक नहीं, है। नहीं, मनीष जी ठीक है, बोलिए। और दूसरी बात, आशीष जी आपने कहा कि अंदर से चाहे जितना हम लोग का सपोर्ट करें, मैं 21 बरस का राजनीतिक कार्य करता हूं और सिर्फ समाजवादी विचारधारा के लिए मैंने जीवन में काम किया है। और सुन लीजिए, आपके मिनिस्टर हो चाहे आपके किसी भी छोटे कर्मचारी हो, आशीष जी सुन लीजिए, कैमरा चलता रहेगा, कैमरे की मैं ज्यादा परवाह नहीं करता हूं। सुन लीजिए मेरी बात, मैंने कभी किसी का तलबे नहीं चाटे हैं और किसी का दरवाजा, पूरा सरकार है आपका यहाँ से लखनऊ से लेकर के देवरिया तक, पता करा लीजिएगा। मैं लड़ने वाला एक सोशलिस्ट फाइटर हूं और मैं अंदर और बाहर, अंदर सुन लीजिए, नहीं अरे सुन लीजिए, अंदर और बाहर नहीं नहीं, इतने देखिए, इतने, अरे सुन लीजिए, इतने बड़े हो या ना हो, सुन लीजिए, इतने, अरे सुन लीजिए, नहीं नहीं, आप मैं क्या हूं, फिर मैं इसमें क्या हूं, समझ आया हो रहा है। मैं क्या हूं, ये संजय जानते हैं। आप नहीं, आप आपको मैं मुझे बता, जो बात आपने व्यक्तिगत आरोप पे कहा है, नहीं नहीं, जो व्यक्तिगत आरोप पे आपने कहा है, नहीं जो व्यक्तिगत आरोप पे कहा है कि अंदर से आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, व्यक्तिगत नहीं, मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। आप मुझे जरूरत नहीं आपके पता मुद्दों पर बात कीजिए। हाँ। मैं आपका कौन पता करने वाला तो हूं? मैंने कहा कि आप पता करिए। मनीष, आपके लिए सवाल यही था कि परिवारवाद का आरोप लगा। आशीष, भाई क्या पता कर लूं आपके बारे में? व्यक्तिवादी नहीं। हाँ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप संजय जी, मुझे मत बताइए। कैमरे संजय जी, परिवारवाद पर मैंने कहा है, उसको स्पष्ट मैंने डिफाइन कर दिया। 3 लोकसभा क्षेत्रों का अपने जनपद का मैंने बता दिया। मैं जवाब दे दूसरी जो दूंगा। महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी जब युवाओं की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, एनसीआरबी का डाटा मंगा लीजिए। एनसीआरबी ने कहा है कि महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हिंदुस्तान के किसी राज्य में हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, और महिलाएं इस बार जवाब देने जा रही हैं। अभी पहले चरण के जो वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं ने स्पष्ट संकेत दिया है, घर से बाहर न निकल करके चुनाव आयोग को भी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को स्पष्ट संकेत दिया है कि आप लोगों ने जो वायदा किया था हमसे उसको पूरा नहीं किया, इसलिए हम आपके खिलाफ इस बार घर से नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो आपके खिलाफ वोटिंग करेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, बेरोजगारी आज के समय में चरम सीमा पर है। 100 में से 85 युवा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, जिनके पास कोई रोजी रोजगार नहीं है। और सबसे दुर्भाग्य देखिए, 1,24,00,000 केंद्र के पास जो सरकारी महकमे हैं उसमें पद रिक्त है। उन नौकरियों को भरने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और हमारे कांग्रेस के साथी वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा है कि हम तो 30 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों का वादा कर रहे हैं। हमारे नेता ने कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और श्री अखिलेश यादव, सुन लीजिए, और श्री अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट 2022 में कहा था कि अगर हम सरकार में आते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में जो 12 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में उत्तर प्रदेश में पद खाली हैं उनमें हम सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कोई रोजगार देने की बात नहीं कही, सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, पुरानी पेंशन बहाली, जो सामाजिक सुरक्षा थी, पुरानी पेंशन एक किसी भी परिवार में चले जाइए। अभी कोरोना का जो विधवा विलाप एक भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कोरोना कोरोना कोरोना, जो बुजुर्ग घर में चारपाई पर सोया था कोरोना के समय में, अगर उसके हाथ में पेंशन का पैसा था तो उसने अपने परिवार को 2 साल का जीविका चलाया, आपने देखा है संजय जी। तो कहने का सिर्फ इतना है कि जब कोरोना की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो पर्दे हैं वो इस तरह से खुल जाते हैं। इसी उत्तर प्रदेश ने देखा है, लाशों को तैरते हुए, चील कौवों को खाते हुए इस उत्तर प्रदेश ने देखा है। इंसानों के मांसों को चील कौवों ने खाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हजारों किलोमीटर महिलाएं, हमारी छोटे छोटे बच्चे पैदल चल करके अपने घरों तक पहुंचे हैं। तो कोरोना पर जब भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, और घर से निकलने की बात लोग करते हैं, अरे घर से हम निकलते नहीं, घर में अगर रहते तो आज जो जनता हमारे साथ खड़ी है, इंडिया गठबंधन को जो वोट देने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारी सरकार को सत्ता से बेदखल करने जा रही है, अगर हम घर से नहीं निकलते तो हमारे ऊपर जनता विश्वास नहीं करती। ठीक है, आशीष जी का जवाब ले ले, फिर सुनील जी के पास। देखिए, अभी बता रहे थे कि 2022 के चुनाव में इन लोगों ने कहा कि हम ये नौकरी दे देंगे, वो नौकरी दे देंगे। अरे आपके बात का वजन होता ना तो आप सत्ता में होते। आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि आपके ऊपर ये जनता भरोसा नहीं करती है? आप लोग झूठे लोग हो, आपके झूठ को जनता भी जान चुकी है। अगर इतना ही विश्वास कर रही होती तो आपको सत्ता नसीन कर दिया होता जनता ने। तो जनता भी सब समझती है कि आप लोग
कमरे के अंदर बैठकर ट्वीट करने वाले लोग, और कितना आप लोग, कितने आंदोलन आपने पिछले 10 सालों में करा है। ये किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था, कितनी बार आप लोग वहां पर गए हैं। ठीक है, आप गलत 47 से लेकर के अब आप और 125 तक हमारे एमएलए पहुंचे और 4,80,000 वोट केवल कम पाए। सरकार में होते 36% से ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें वोट मनीष दिया। आशीष को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, इनका चलिए मैं चलिए दर्द चलिए, समझ रहा हूं। समय कम है, जल्दी। देखिए सीधी सी बात ये है कि मैं, आप एक चीज समझ लीजिए, ये यहां पर बैठकर चाहे जितना चिल्ला कर बात करें, क्योंकि झूठ अगर आप चिल्ला के भी बोलोगे ना तो वो सच नहीं हो जाता है। आपको जनता ने मजा चखाने का काम करा। 17 नौकरी नहीं, रोजगार, रोजगार 20 करोड़ अरे कहां दिया, बता दीजिए। 20 अरे करोड़ आपको रोजगार कहां दिया, बता दीजिए हमको। मैं बता रहा हूं 20 करोड़ लोगों को कहां रोजगार मैं दिया? बोल रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी फैलाई है, ये मेरा स्टेटमेंट है। लेकिन बेरोजगार किसको कर दिया? अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, इंडी गठबंधन को। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, ऐसे हो गई डिबेट संजय भैया, हो गई डिबेट। मेरे चर्चा में जरा ये उत्तेजित है, अपनी बातें बनता उत्तेजित। तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार करने का काम किया है, और आज जब ये नेता बेरोजगार हो गए हैं तो मंच पे चढ़ चढ़कर मोदी जी को गाली देने का जवाब काम दीजिए भाई करते मनीष हैं। का। तो ये तो सिंपल सी बात है जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम तरह की बातें बता रहे थे। कोरोना काल पे इन्होंने बताया कि विपक्ष घरों में बैठा रहा। अगर विपक्ष नहीं, कोरोना अब गया प्रदीप जी, अभी जो नहीं मुद्दा देखिए, कोरोना को उठाया गया है। कोरोना काल में महिलाओं के मंगलसूत्र उजड़े हैं, मंगलसूत्र बेच के उन्होंने अपने बच्चों का इलाज कराया, अपने परिवार का इलाज कराया, और 1 लाख रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बटा। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हम सड़कों पर थे, हमारी तो गिरफ्तारियां हुई, हमारे पूरे परिवार को कोरोना हुआ, हमारी तो गिरफ्तारियां हुई, हम जेल गए हैं केवल जनता की लड़ाई लड़ते हुए। और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर। आपने 20 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया, रोजगार देने का वादा नहीं किया। आप अपना मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों से आपने रोजगार छीन लिया, नौकरियां छीन ली, और 20 करोड़ देने का वादा किया था आपने। और इतना ही नहीं, आपने किसानों को समर्थन मूल्य, उनका आय दुगनी करने की बात की थी, और आय आपने कर दी 27 रुपए प्रतिदिन। कर्जा कर दिया 74,000 रुपए पर किसान जब इस पर अपना हक मांगने की बात करता है तो उसे आप बताते हो आतंकवादी, देशद्रोही, अराजक। जब इससे भी आगे किसान बढ़ता है तो आप उनके सीने पर गाड़ियां चढ़ा देते हो अपने गुंडे गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे के द्वारा। और जब इससे भी आपका मन नहीं भरता, और महिला सुरक्षा की बात करते करते अब ब्रजभूषण शरण सिंह जी के पीछे खड़े नजर आते हो, चिन्मयानंद के पीछे खड़े नजर आते हो, कुलदीप सेंगर के पीछे खड़े नजर आते हो। और उनके लिए न्याय की लड़ाई को लड़ता है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी लड़ती हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ती है। और निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। आप लाख कोशिश कर लीजिए हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की, लेकिन देश डटा है बेरोजगारी पे, देश डटा है किसानों के समर्थन मूल्य पे, और देश डटा है महिला सुरक्षा पर। चुनाव इसी पे होगा, जवाब आपके पास नहीं होगा। सुनील जी भाई, सुना प्रदीप जी ने कुछ मुद्दे रखे हैं, क्या चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होगा? किसानों के, रोजी रोजगार के, MSP और तमाम तरह के जो एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। सुनील जी की आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ संजय जी, कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, चुनाव आयोग पे भी सवाल उठे, जिन्ना का भी नाम आया, बेरोजगारी का भी नाम आया। मैं थोड़ा समय बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जिन्ना किसको प्यारे हैं, धर्म के आधार पर 47 में क्या हुआ इस देश साथ में, वो हमने आपको बांटा इस देश को 47 में, धर्म के आधार बंटवारा हुआ हिंदुस्तान के नहीं हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी फतवा पढ़ने वहां गए थे, मुझे ये भी बता दीजिए, उनके मजार पर गए थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। मनीष सुन लीजिए, फिर बोल दीजिएगा। तो ये वो वरिष्ठ पत्रकार है। नहीं, उनके बातों पे नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, पहले सुन लीजिए, सबकी अपनी विचारधारा होती है ना। मैं समाजवादी पार्टी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितना आप प्यार करते हो भारत के नागरिक हैसियत से, मुझे ज्यादा समाजवादी पार्टी प्यार करता हूँ। जी आप अपनी बात रखिए, सुनील जी अपनी बात रखिए। चलिए, बार बार आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैंने जितना समय मुलायम सिंह के साथ गुजारा है मैं जानता हूँ। और अरे नहीं भाई, आरोप तो हम पे आप पे लगेगा ही। हाँ जी हाँ, सुनील जी को बोलने दीजिए। प्रयास कीजिए, हम तो मीडिया के लोग हैं संजय जी, हमने जितना जगाने। तकी साहब आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, जरा सुनिए। भारत में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई थी या नहीं बनाई थी? बनाई थी, कैसे बनाई थी? हाँ ठीक है, सुनील जी आप अपना पक्ष रखिए। हाँ
मैं ये कह रहा हूं कि जो चर्चाएं हो रही हैं सरकार सब समझ रही है। हमारे मित्र भी हैं, प्रदीप जी भाई भी हैं। प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो बसें दी गई थी पब्लिक को आने के लिए, उनके नंबर किसके थे? हमने तो नहीं रख किया था, लेकिन जो चर्चा मीडिया में आई कि बसों के नंबर कहीं मोटरसाइकिल मिल रहे हैं, कहीं स्कूटर मिल रहे हैं, हो सकता है झूठ हो, लेकिन जो चर्चा सामने आई मीडिया के माध्यम से वो पूरे देश ने देखा। और लगभग 40-50 साल आपने राज किया, कितनी बेरोजगारी दूर की आपने? क्या आपको मौका कभी नहीं मिला बेरोजगारी दूर करने का? क्या किसानों के लिए आपने किया? 5-5 हजार रुपए किसानों को 15-15 दिन जेल कटवाई, क्या वो किसान बदल गए? आपको मौका नहीं मिला? क्या मौका कभी दिया नहीं जनता ने? यही मैं समाजवादी पार्टी से भी प्रश्न करता हूँ। 4 बार लगभग सरकार आपकी रही, आपने कितनी बेरोजगारी दूर की, कितनी महंगाई दूर की? हाँ, एक क्षेत्र में आपने अच्छा कार्य किया है। मैं हर चैनल पर कहता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो समाजवादी पार्टी ने किया है उसको मैं नहीं भूल सकता हूँ, इस देश की जनता नहीं भूल सकती है। संजय जी, तो क्या यही मुद्दा रहना है दूसरे चरण में? देखिए दूसरे चरण में अब क्या जनता मुद्दा देख रही है, जनता अब 4 तारीख तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जनता अब जागरूक है, किसी बहकावे में नहीं आ रही, वो देख रही है देश किसके हाथ में सुरक्षित है, ठीक है, विकास किसके द्वारा किया जाएगा। मैं अपील नहीं कर सकता हूँ किसी पार्टी को, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हमारा आकलन यही है कि देश की जनता सब समझ रही है कौन मेरे कंधा में कंधा मिला खड़ा रहा है, और समझना भी चाहिए, क्योंकि ये वोट का सवाल नहीं है, ये भारत के भविष्य का सवाल है। संजय जी, इसको देश की जनता गंभीरता से ले, मेरा एक यही निवेदन है। ठीक है, ताकि साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, संक्षेप में बोलिएगा, समय कम है, बाकी लोगों के पास भी आना है। देखिए 10 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के बाद अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ है नहीं, और नरेंद्र मोदी जी के पास जो बड़ी बड़ी बातें कही सब फेल हुई, जनता जान चुकी है। अब वो अपना मुंह छुपा रहे हैं, सही बात नहीं कर पा रहे, इसलिए धर्म की आड़ में जा रहे हैं कि भगवान राम की आड़ में जाते हैं, कभी धर्म की आड़ में जाते हैं, कभी इस तरह की बातें करते पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी जिन्ना की बात करने लगते हैं। लेकिन वो अपने देश के मुद्दों पर बात करने के लिए पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, असमर्थ हो चुके हैं। और अब तक की सबसे खराब सरकार जो रही है बीजेपी की रही है, नरेंद्र मोदी जी की रही है, जहां रुपया लगातार नीचे गिरता रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती रही है, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार केस आ रहे हैं, कुछ संभला नहीं जा रहा। सिर्फ अदानी अंबानी को अमीर बनाने के लिए सरकार बनी थी, वही लोग पीछे से सरकार चला रहे हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी जी से बखौटा है। 10 सेकेंड में बताइएगा दूसरे चरण से क्या उम्मीदें हैं? दूसरे चरण में उम्मीदें ये हैं कि इसके बाद जनता समझ गई है, वो मूल मुद्दों पे ही जो है वोट देना चाहती है। इस तरह के मुद्दों पे जनता भटकेगी नहीं, और जनता ने बीजेपी को बदलने का मूड बना लिया है। इस बार प्रदीप जी, इंडिया गठबंधन की 450 सरकारें आएंगी, 10 सेकंड आपको भी 450 सीटें आएंगी। नहीं, दूसरे चरण के बारे में बताने की क्या, जब देश के प्रधानमंत्री अगर उन्हें लगता कि पहले चरण में की स्थिति क्या अगर इनके पक्ष में होती तो इस तरह की बयानबाजी होती क्या? वो अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर बात करते, बेरोजगार नौजवानों पर बात करते, महिला सुरक्षा पर बात करते, लेकिन जब मुद्दा भटकने लगे तो मान लीजिए परिस्थितियां बदल गई हैं। और अब यही देश के प्रधानमंत्री हैं जो बताते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है, सर प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है, उनका सम्मान गिरता है। आज सबसे निचले स्तर पर रुपया है अब तक की भारत की सरकार इतने लोगों ने चलाई उसमें। मनीष जी 10 सेकंड में अपनी अपील भी आप कर लीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी शुरू से इन खास मुद्दों को लेकर के सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और नौजवानों को जो उनके अग्निवीर योजना थी, जो मिलिट्री में अग्निवीर योजना लेकर के केंद्र सरकार आई है, उसके खिलाफ हम नौजवानों से अपील कर रहे हैं। अस्थायी नौकरी की हम बात कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि भारत पर जो इन 10 वर्षों में मोदी जी की महान कृपा से, उनके दिखावे की राजनीति से, ढोंग और पाखंड से जो भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हुआ है, उससे कैसे हम मुक्ति पाएंगे। इसके लिए यह इंडिया गठबंधन एक ऐसी सरकार का निर्माण करने जा रही है जो इन सभी चीजों से निजात दिलाएगी और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा करके उनको फलीभूत करने की कृपा करेगी। 10 सेकंड में अपनी बात, समय की सीमाएं मैं बता देता हूं। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासन में जो भी योजनाएं लाई, उनसे जनता को जो भी लाभ मिला, उसका परिणाम लेने का वक्त आ चुका है। हम उसका परिणाम लेने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। और दूसरी बात ये रही कि इंडी गठबंधन जो है उसके पास अपनी कोई योजना नहीं, वो सिर्फ मोदी जी को गलत, मोदी जी को योजनाओं को गलत बता रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे उन्होंने नहीं बताया अभी तक। उनके मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए, वही घिसी पिटी पुरानी बातें हैं। ठीक है, वक्त यहीं तक इजाजत देता है। एक सारगर्भित चर्चा हुई,
सारे मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष आभार सुनील त्रिपाठी जी का, वरिष्ठ पत्रकार का, जो इस चर्चा में हमारे साथ रहे। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर कल सुबह 7 बजे से दूसरे चरण का मतदान होना है। हालांकि मौसम की मार निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग ने तमाम तरह की सहूलियतें भी इस बार देने का ऐलान किया है, लिहाजा भारी तादाद में घरों से निकलें। और प्राइम टीवी की ओर से मैं ये अपील करता हूँ कि आप निश्चित तौर पर अपने जो विशेषाधिकार है मतदान का, उससे खुद को अलग न रखें, क्योंकि मतदान जो होता है किसी भी भारतवासी को नागरिक का सम्मान देता है। लिहाजा कल सुबह 7 बजे से फिर आपसे मुलाकात होगी प्राइम टीवी पर। हमने विशेष कवरेज का इंतजाम किया है आपके लिए, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप निश्चित तौर पर कल सुबह 7 बजे से प्राइम टीवी के साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।